मित्रों, बहुत से दर्शकों ने हमारी पिछली वीडियोस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वीडियो में अबुल फजल का चित्र न दिखाया करें। एक दर्शक ने लिखा है कि अबुल फजल का चित्र देखने से सिर में दर्द होता है। दर्शकों के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए हमने निर्णय लिया है कि अब से अबुल फजल का चित्र न दिखाकर उसकी पुस्तक अकबरनामा का चित्र दिखाया करेंगे। पिछली कड़ी में हमने अकबर के रणथंभौर अभियान के समय आगरा के लाल किले में सैयद मूसा और मोहिनी के प्रेम प्रकरण की चर्चा की थी। सैयद मूसा और मोहिनी के प्रेम की कथा आज भी भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक घटित होती हुई देखी जा सकती है। आज भी सैकड़ों मोहिनियां प्रतिवर्ष सैयद मूसाओं के प्रेम में पागल होकर अपना और अपने परिवार वालों का जीवन बर्बाद करती हैं। दर्शकों को स्मरण होगा कि आमेर के राजा भारमल ने ईस्वी 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ईस्वी 1563 में मेड़ता राज्य तथा ईस्वी 1564 में जोधपुर राज्य भी अकबर के अधीन जा चुके थे। ईस्वी 1568 में चित्तौड़ का तथा ईस्वी 1569 में रणथंभौर का दुर्ग भी अकबर के अधीन हो गए। इन दोनों किलों के पतन के बाद ईस्वी 1569 के अंतिम महीनों में कालिंजर के राजा रामचंद्र ने भी अपने दुर्ग की चाबियां अकबर को भिजवा दी। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अकबर की ढेर सारी बेगमों ने कई लड़कों को जन्म दिया था, किंतु वे सब लड़के शैशव काल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पर अकबर अपनी बेगम मरियम उजमानी अर्थात हीरा कंवर के गर्भवती होने पर उसे फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के घर में छोड़ आया ताकि बेगम को सूफी दरवेश का आशीर्वाद मिल सके और अकबर को कोई पुत्र प्राप्त हो सके। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि ऐसा समझा गया कि शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ईस्वी 1569 में बेगम मरियम उज्जमानी की कोख से पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए शहजादे का नाम सलीम रखा गया। सलीम के जन्म के कुछ समय बाद ही अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने के लिए पैदल ही अजमेर के लिए रवाना हो गया। अकबर की इस यात्रा का विवरण हम पूर्व की कड़ियों में विस्तार से कर चुके हैं। जिस समय मरियम उज्जमानी गर्भवती थी उस समय अकबर की एक और बेगम गर्भवती थी, किंतु उसे शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के लिए सीकरी नहीं भेजा गया था। सलीम के जन्म के कुछ दिनों बाद इस बेगम की कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम खानम रखा गया। जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के बाद वापस लौटा तब शुक्ल पक्ष चल रहा था और आकाश साफ होने से रात्रि में चंद्रमा बड़ी तेजी से चमकता था। इसलिए अकबर ने चंद्रमा के प्रकाश में शिकार खेलने की योजना बनाई। वह रात होते ही जंगलों में चला जाता और जंगलों में निर्भय होकर आराम करते हुए हिरणों को मार डालता। इस शिकार में अकबर का बड़ा मनोरंजन हुआ, जिसके बारे में उसके दरबारी लेखक ने विस्तार से लिखा है। ईस्वी 1570 में शहजादे मुराद का जन्म हुआ। इस पर अकबर पुनः अजमेर की यात्रा पर गया। इसी वर्ष उसने अजमेर के मैदानी दुर्ग का जीर्णोद्धार करने के आदेश दिए। यह एक प्राचीन हिंदू दुर्ग था, किंतु इस जीर्णोद्धार के बाद इसे अकबर का किला कहा जाने लगा। अपनी इसी यात्रा के बाद अकबर नागौर गया था। नागौर के किलेदार ने अकबर के स्वागत में एक शानदार भोज का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए मुगल अधिकारियों के साथ साथ बहुत से हिंदू राजाओं एवं जागीरदारों को भी बुलाया गया। अकबर की नागौर यात्रा की चर्चा हम इस धारावाहिक की पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। बीकानेर तथा जैसलमेर के राजाओं ने नागौर में ही अकबर से अधीनस्थ मित्रता स्वीकार की। जोधपुर का निर्वासित राजा चंद्रसेन भी अकबर से मिलने के लिए नागौर आया।
वह 6 साल से जोधपुर से बाहर भादराजून की पहाड़ियों में रहकर अकबर की सेनाओं से संघर्ष कर रहा था। अकबर ने राव चंद्रसेन से कहा कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तथा फिर से भादराजून की पहाड़ियों में चला गया। राजपूताना राज्यों में अब केवल सिसोदिये ही अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए थे, जिनमें मेवाड़ और उसके अधीनस्थ राज्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ सम्मिलित थे। इन सभी राज्यों के राजा चित्तौड़ के सिसोदिया कुल से निकले थे तथा मेवाड़ राज्य के अधीन थे। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि कजली के राजा का दूत अकबर के दरबार में आया। यह राज्य मलाबार के समीप स्थित था। वहां का राजा अपने देश और धन के लिए प्रसिद्ध था। उसे जोगियों से बड़ा लाभ पहुंचा था, इसलिए वह उनका सम्मान करता था और जोगियों जैसे कपड़े ही पहनता था। अबुल फजल लिखता है कि कजली का राजा बहुत अरसे से अकबर की सेवा में भेंट भेजने का विचार कर रहा था, परंतु दूरी के कारण और अन्य भौगोलिक कठिनाइयों के कारण वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके अतिरिक्त कजली के राजा के सेवकों में से कोई व्यक्ति इतनी दूर आने को तैयार नहीं था। कजली के राजा के एक मंत्री के पुत्र ने यह काम करना स्वीकार किया। कजली के राजा ने मंत्री के पुत्र को अकबर को देने के लिए बहुमूल्य उपहार दिए तथा उससे कहा कि मेरे पास एक चमत्कारी चाकू है जो कजली देश के प्राचीन वैद्य ने बनाया है। प्रत्यक्ष रूप में इस चाकू में कोई गुण नहीं है, परंतु इसको जिसे भी छुआ जाए उसकी सूजन दूर हो जाती है। तुम इस चाकू को ले जाओ और अकबर को भेंट करना। अबुल फजल लिखता है कि कजली का राजदूत अकबर की राजधानी आ गया, परंतु बहुत अरसे तक वह बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं हो सका। फिर उसका परिचय राजा बीरबल से हुआ। राजा बीरबल ने कजली के राजदूत का परिचय अकबर से करवाया। कजली के राजदूत ने वह चाकू अकबर को भेंट किया तथा उसे चाकू के रहस्य के बारे में बताया। इस पर अकबर ने राजदूत पर कृपा करके उसे पुरस्कार दिया। इसके बाद कजली का राजदूत अकबर से अनुमति लेकर अपने देश को लौट गया। अबुल फजल लिखता है कि यह चाकू अब तक शाही कोष में रखा हुआ है। मैंने स्वयं बादशाह से सुना है कि इससे 200 से अधिक रोगियों को लाभ हो चुका है। हालांकि बदायूनी ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है, किंतु इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अकबर के उत्तर भारत विजय अभियानों की चर्चा अब दक्षिण भारत में मलाबार प्रांत तक होने लगी थी और उस क्षेत्र के राजा भी अकबर से मित्रता करने को लालायित रहने लगे थे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने पागलों की तरह 13 गधों को बंदूक से मार डाला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।